हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आईसीसी ऑनलाइन लेक्चर। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है टेलीस्कोप। इसके पहले देख लीजिए, हम लोग पढ़े थे माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, और आज पढ़ते हैं हम लोग दूरदर्शी के बारे में। देखिए, आप कह सकते हो कि वह प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जाता है, दूरदर्शी कहते हैं। या दूर की वस्तुएं द्वारा हमारे नेत्र पर दर्शन कोण अधिक बनाया जा सके, तो वही आपका कहलाता है दूरदर्शी। और ये जो दूरदर्शी है, इंटरमीडिएट के सिलेबस में हमको पढ़ना है खगोलीय दूरदर्शी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। खगोलीय दूरदर्शी के बारे में पढ़ना है। और ये देख लीजिए, खगोलीय दूरदर्शी की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो आप कह सकते हो कि वह प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से खगोलीय पिंडों को देखा जाता है, खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं। और ये जो खगोलीय दूरदर्शी होता है, ये आपका वैसे टाइप्स तो कई होते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट के सिलेबस में 2 टाइप्स हमको पढ़ने हैं। एक है एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी, और एक होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। देखिए, यहाँ पर अपवर्ती दूरदर्शी और यहाँ रिफ्लेक्टिंग आया है, तो कहीं ना कहीं इसमें हमको परावर्तन का जिक्र करना या परावर्तन का जिक्र आप कह सकते हो हुआ है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, पहले हम लोग पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। अब देखिए, जैसे आप माइक्रोस्कोप पढ़ रहे थे, तो माइक्रोस्कोप में एक बेलनाकार नली लिए थे और उसके एक सिरे पर जो एक कन्वेक्स लेंस था और एक दूसरे सिरे पर भी एक आप कन्वेक्स लेंस लिए थे। अब उसमें देख लीजिए, जो आपका पहला लेंस था उसका जो द्वारक था वो छोटा था, लेकिन यहाँ पर जो हमको पढ़ना है दूरदर्शी में, देखिए दूरदर्शी में हमको जो पहला लेंस लेना है, ये पहले लेंस का जो एपरेचर होगा, द्वारक होगा और फोकल लेंथ, ये ज़्यादा लेना है, ये बड़े द्वारक का लेना है। देखिए, पूछा जा सकता है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है टेलीस्कोप में, इसका जो एपरेचर होता है ये ज़्यादा क्यों लिया जाता है? तो आप कह सकते हो कि इसका द्वारक बड़ा इसलिए लिया जाता है क्योंकि यहाँ से जो लाइट आती है, बहुत दूर से लाइट आती है, और अगर इसका द्वारक बड़ा रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट इस पर पड़ेंगी और जो इमेज बनेगा वो स्पष्ट और चमकीला बनेगा। अब देखिए, एक लेंस यहाँ पर लगा रहता है, एक नली और होती है, उसको इसमें आगे पीछे किया जा सकता है। उसमें आपका जो लेंस लगा रहता है वो भी कन्वेक्स लेंस रहता है, लेकिन इसका जो द्वारक होता है और फोकल लेंथ इसकी अपेक्षा छोटा होता है। अब देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा। अब ऑब्जेक्ट को आप रखोगे नहीं, इस पूरे सिस्टम को आप कह सकते हो कि ये जो बड़े वाले द्वारक जो लेंस लिए हैं हम लोग, इसको ऑब्जेक्ट की तरफ करेंगे। ऑब्जेक्टिव लेंस को ऑब्जेक्ट की तरफ करना है। अगर जैसे माइक्रोस्कोप में होता था, आप ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने रखते थे तो वहाँ छोटी वस्तु को देखना रहता था, उठा के हम रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको खगोलीय पिंडों को देखना है। अब पता चला मून को देखना है, तो मून को आप उठा के तो लाओगे नहीं इसके सामने, पूरे सिस्टम को मून की तरफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक ऑब्जेक्ट शो करते हैं AB, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर ले रहे हैं A, और ये हो गया आपका B। ये डॉटेड शो किया गया यहाँ से। देखिए, इसका मतलब है कि ये काफ़ी डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। और यहाँ से देखिए,
प्रकाश किरणें कुछ इस तरह से इंसिडेंट होती हैं और ये लेंस जो है इसको हम लोग यहाँ पर ऑप्टिकल फिल्टर L1 लिख लेते हैं और यहाँ पर जो है इसको L2 लिख लेते हैं। इसके सामने ऑब्जेक्ट है तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस और इसको बोलेंगे आई पीस। अब देखिए यहाँ से लाइट रे कुछ इस तरह से ऑप्टिकल फिल्टर से होकर जो जाती है, ये देखिए ये सीधे निकल जाती है कुछ इस तरह से, और जो किरण यहाँ से होकर आ रही है, ये कुछ यहाँ से इसका रिफ्रैक्शन होता है, ऐसे आप कह सकते हो। और यहाँ पर देखिए एक इमेज बनता है, ये इमेज बन रहा है, इसको हम लोग मान लेते हैं A डैश B डैश वस्तु AB का प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए यहाँ पर ये प्रतिबिंब आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करता है और यहाँ से अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण दिखाएं तो ये इसके फोकस से होकर निकल जाएगा और ऑप्टिकल फिल्टर से होकर जाने वाली किरणें ये सीधे निकल जाएंगी। और इसको हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो ये किरणें किसी निश्चित बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं और यही आप कह सकते हो कि अंतिम प्रतिबिंब होता है। कुछ इस तरह से देखिए यहाँ पर मिल रहे हैं, ये अंतिम प्रतिबिंब होता है और ये प्रतिबिंब आपका आभासी होता है, उल्टा होता है। इसको हम लोग मान लेते हैं A डबल डैश B डबल डैश और लाइट की डायरेक्शन को कुछ इस तरह से शो कर देते हैं। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्रतिबिंब A डैश B डैश बना है, अगर पूछा जाए ये कहाँ पर बना है तो वैसे भी देख लीजिए, हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल पिंड को देख रहे हैं और अगर ये खगोलीय पिंड वैसे बहुत दूर है और दूर है तो यहाँ से जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं हम कह सकते हैं अनंत से आ रही हैं, और जब प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही हैं तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों द्वारा उत्तल लेंस के द्वारा जो इमेज बनता है वो बनता है इसके फोकस पर। तो ये जो A डैश B डैश है यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ये फोकस है, इसको लिख रहे हैं FO डैश या FO ही लिख लेते हैं, FO लिख लेते हैं। O मीन्स हो गया आपका ऑब्जेक्टिव लेंस और F का मतलब है फोकस, ऑब्जेक्टिव लेंस का ये फोकस, इसके फोकस पर ये इमेज बनता है। अब देखिए यहाँ पर आई पीस है, यहाँ जो दूसरी नली कुछ इस तरह से देखिए जो फिट होती है, इसको हम लोग इस तरह से करते हैं, ये जो नली है ऐसे कुछ इस तरह से, इसको हम ऐसे फिट करते हैं कि ये वाली जो नली होती है ये इसमें जाने के लिए स्वतंत्र है, और इस तरह से सेट करते हैं कि इसका जो फोकस होता है, इसका फोकस जहां पर इमेज बन रहा है इसके इधर हो, यानी यहाँ कहीं इसका फोकस हो। इस तरफ आप चाहे जहां ले सकते हो इसका फोकस, इसको हम लोग लिख सकते हैं FE आईपीस का जो फोकस पॉइंट है उसको FE लिख लेते हैं। अब देखिए ये इमेज है A डैश B डैश, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है और ये इस लेंस और इस लेंस के फोकस के बीच में एडजस्ट किया गया है। अब इसका जो इमेज बनेगा आप स्पष्ट रूप से जान सकते हो कि इमेज जो होगा वो अपैरेंट इमेज ही होगा, ये आभासी प्रतिबिंब ही बनेगा। अब देखिए इसके मैग्नीफिकेशन के फार्मूले को अगर हम लोग व्यक्त करना चाहें, जो मैग्नीफिकेशन पावर का फार्मूला होता है, तो उसमें देख लीजिए हमको अल्फा और बीटा की आवश्यकता होती है। अब हमको देखना है कि अल्फा कहाँ है। अल्फा जो होता है वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण, और आंख कहाँ है, देखिए आंख यहाँ पर है, कुछ इस तरह से देखिए आप शो कर सकते हो। आप मान लीजिएगा कि ये आँख ही है, साइंस के स्टूडेंट हो, आर्ट तो हमारा बहुत अच्छा है नहीं। इस तरह से देखिए यहाँ से इसको देखा जा रहा है इस वस्तु को। अब ये जो डिस्टेंस है एक बार देखिएगा, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इसकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा है, ये तो बहुत कम है। अगर ये दूरी बहुत कम है तो हम इसको देख रहे हैं बिना
इंस्ट्रूमेंट के, तो हम मान सकते हैं कि हमारा जो नेत्र है वो यही है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट जितना एंगल ऑब्जेक्टिव लेंस पर बना रहा है वही मान लेते हैं कि हमारे नेत्र पर बन रहा है, क्योंकि ये दूरी बहुत कम है इसकी अपेक्षा। तो यहाँ जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस पर ये ऑब्जेक्ट कितना कोण बना रहा है, तो देखिए यहाँ पर आप फो कर सकते हो इस कोण को, ये कोण आपका है अल्फा, इसको हम लोग मान लेते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के द्वारा इस लेंस पर बना कोण है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं अल्फा। अब देखिए अगर ये कोण अल्फा है तो ये कोण जो आपका होगा ये कोण भी होगा अल्फा। वर्टिकल एंगल शीर्षाभिमुख कोण से अगर ये अल्फा है तो ये भी आपका होगा अल्फा। और प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, अंतिम प्रतिबिंब की बात करें तो अंतिम प्रतिबिंब देखिए A डबल डैश B डबल डैश पर बना है। और प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना जो कोण है, प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना कोण देखिए यहाँ पर है, ये जो कोण हमारा होगा इस कोण को हम लोग कहेंगे बीटा, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। अब देखिए हम लोग अल्फा और बीटा का मान निकालते हैं, अल्फा और बीटा का मान निकाल के देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर अल्फा बराबर tan अल्फा, अल्फा बराबर tan अल्फा आप कब लिखते हो, जब अल्फा का मान बहुत छोटा होता है। अब देखिए जैसा कि बताया गया था कि अगर कोई नेत्र हम मानव नेत्र इस तरह से लेते हैं और कोई भी ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पर है ऐसे, ये नेत्र पर कितना एंगल बनाएंगे, इस तरह से ये वाला एंगल इतना बन रहा है। अब इस AB को, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम और दूर ले जाते हैं, इसको और दूर ले जाते हैं, यहाँ पर लाते हैं, ऑब्जेक्ट वही है, इतना ही हाइट आप रखिएगा चूंकि ऑब्जेक्ट वही है। अब ऑब्जेक्ट वही है तो कितना एंगल ये बनाया, एंगल पहले से कुछ कम हो गया, इसको और इधर लाते हैं तो ये देख लीजिए अब की बार और कम हो जाएगा, और दूर ले जाते हैं और ये तो कहाँ पर है, अनंत पर है। अगर ये अनंत पर है तो इस पर जो कोण बनाएगा नेत्र पर, ये कोण जो होगा ये बहुत छोटा होगा, और अगर ये कोण बहुत छोटा होगा तो हम उस कंडीशन में लिख सकते हैं अल्फा बराबर tan अल्फा। अब देखिए यहाँ पर अल्फा बराबर tan अल्फा की कंडीशन लगाते हैं, चूंकि ये एंगल अल्फा है तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं ट्रायंगल L1A' में, तो यहाँ से मिलेगा tan अल्फा बराबर A' B' बटे L1A'। देखिएगा अल्फा बराबर tan अल्फा जो लिखे हैं ये ऊपर tan अल्फा लिखे हैं, ये बराबर होगा A' B' बटे L1A', ये आपका होगा। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं फिगर से ही, बीटा बराबर tan बीटा, और tan बीटा का मान यहाँ से निकालते हैं A डबल डैश B डबल डैश बटे A डबल डैश L2। देखिए ये मान हम एक चीज़ और लिख सकते हैं इसके स्थान पर, इस मान के स्थान पर, ये ट्रायंगल जो ले रहे हैं ये कुछ यहाँ से होता हुआ जा रहा है, और बीटा बराबर अगर हम ये वाला त्रिभुज ले लें तो ये बराबर हो जाएगा A' B' बटे A' L2 के। ये भी आपका मिल रहा है बीटा बराबर, चाहे बीटा बराबर हम लोग इतना बटे इतना लिखें या इतना बटे इतना लिखें, दोनों हमको मिल रहा है। तो ये इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये अल्फा का जो पहला इक्वेशन मिला है और ये हमको जो दूसरा इक्वेशन मिल रहा है, हमको मैग्नीफाइंग पावर के लिए फार्मूला पता है, ये जो m होता है, m बराबर होता है बीटा बाई अल्फा, और m बराबर बीटा बाई अल्फा मान रखेंगे। बीटा का जो मान है देखिए मिला है A' B' बटे A' L2, और पूरे का बटे अल्फा का मान यहाँ पर मिला है A' B' बटे L1A'। यहाँ से देखिए A' B' कैंसिल हो रहा है और मिलेगा m बराबर, यहाँ से मिल रहा है m बराबर L1A' अपान A' L2, ये m बराबर मिल रहा है। अब उचित चिन्ह सहित जो है मान इसमें हम लोग रख लेते हैं। देखिए इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा m बराबर L1A', फिगर देखिएगा L1
ए डैश, ये पॉइंट क्या है, FO शो किया गया है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव लेंस का ये फोकस पॉइंट है और L1 से लेकर फोकस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है वही होती है फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं FO से। तो लिख सकते हैं L1 ए डैश के स्थान पर FO अपान, नीचे देखिए ए डैश L2, यहाँ पर ए डैश L2, ये ए डैश बी डैश आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो ए डैश L2 जो होगा यहाँ पर इसके लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम लोग लिखते हैं U से, चूंकि ये आईपीस के लिए है इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं UE। तो यहाँ पर मान रख लेते हैं कितना, UE रख लेते हैं ए डैश L2 के स्थान पर। और ये देखिए इस लेंस के अपोजिट डायरेक्शन में है, आप कह सकते हो जिधर लाइट रे जा रही है लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका जो मान होगा वो निगेटिव होगा, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं निगेटिव। तो यहाँ पर देखिए जो मैग्नीफाइंग पावर के लिए हमको ये फार्मूला मिला है, यही व्यापक सूत्र होता है सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता का। अब यहाँ पर देखिए हम लोग कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन हमको लगाना है कि एक बार स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने प्रतिबिंब और एक बार जो है अनंत पर बने। तो पहला कंडीशन हम लोग देखते हैं कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, यहां पर देखिए ये जो प्रतिबिंब बना है, ये जो प्रतिबिंब बना है, इससे ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मतलब हुआ d दूरी पर बने। यही d जो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो यहां पर देखिए आप, हम लोग कह सकते हैं कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बने तो उस कंडीशन में जो VE का मान होगा वो होगा -d, VE बराबर -d। और जो हम लोग लिखते हैं U, फार्मूले में जो U लगाते हैं, U बराबर हम लोग लिखेंगे -UE। और आईपीस का जो फोकल लेंथ है उसको हम लोग लिखते हैं FE। लेंस का फार्मूला लगाते हैं 1/FE बराबर 1/V माइनस 1/U, ये फार्मूला लगाते हैं तो V के स्थान पर लिखेंगे -d और U के स्थान पर लिखेंगे -UE। तो ये माइनस माइनस प्लस हुआ, 1/FE बराबर 1/-d और ये प्लस 1/UE। यहाँ से 1/UE का मान अगर हम लोग निकालते हैं 1/UE इक्वल टू मिलेगा 1/FE प्लस 1/d। अब यहाँ से देखिए 1/UE इक्वल टू 1/FE यहाँ से कॉमन कर लेते हैं। जब यहाँ से 1/FE कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 1/d बाई 1/FE, FE ऊपर जाएगा, FE अपन d। ये हमको मिल रहा है, किसका मान ये मिल रहा है, ये मान मिल रहा है 1/UE का। अब देखिए आप व्यापक सूत्र पढ़ चुके हो, इसमें m बराबर इतना मिला है तो हम लोग कह सकते हैं कि m बराबर माइनस यहाँ पर है, माइनस लिख लेते हैं FO और बचेगा कितना 1/UE। 1/UE के स्थान पर ये वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, और जब ये वैल्यू रखेंगे तो FO/FE इंटू में 1 प्लस FE अपान d। ये देखिए जो फार्मूला मिल रहा है, ये मिल रहा है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब आवर्धन क्षमता के लिए ये सूत्र है। अब देखिए अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनने का मतलब क्या हुआ कि ये जो लेंस है इसको इस प्रकार सेट किया जाए कि इसका जो फोकस है, इसका फोकस भी कहाँ पर आ जाए, इसी के फोकस पर। मतलब यही पॉइंट जो है इसका भी फोकस हो और यही पॉइंट जो है इसका भी फोकस हो। अब प्रतिबिंब जब इसके फोकस पर बनेगा तो आप देख लीजिए 6 कंडीशन पढ़े थे, अगर उत्तल लेंस के फोकस पर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, यानी उस कंडीशन में ये किरणें जो है किसी पॉइंट पर
मिलेंगे नहीं, तो हम कह सकते हैं प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अनंत पर बनने का मतलब हुआ कि वीक मान जो होगा वो हो जाएगा अनंत। और जब वीक मान अनंत हो जाएगा तो फार्मूला हम लोग लगाएंगे 1/FE बराबर 1/ यहाँ पर अनंत माइनस 1/ UE, तो ये हो जाएगा प्लस UE, और ये मान आपका हुआ 0, तो 1/UE का जो मान आएगा वो आएगा 1/FE। तो उस कंडीशन में जो हमारा मैग्नीफाइंग फार्मूला हुआ वो कितना हो गया, m बराबर FO माइनस में, यहाँ पर देखिए माइनस है, और 1/UE यहाँ पर बच रहा है, 1/UE का मान 1/FE, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा FO/FE। दोनों कंडीशन ये देख लीजिए आपका था कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है तो उसके लिए फार्मूला मिला -FO/FE इंटू में 1+D/1+FE/D, और अनंत के लिए मिला -FO/FE। ये था आपका रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। अब देखिए आगे हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की। उसमें क्या होता है, देखिए डेरिवेशन है नहीं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का, बस आप देख लीजिए किस तरह से केवल प्रतिबिंब बनता है, उसमें उसका वर्किंग कैसे होता है। इसमें देख लीजिए एक होता है परवलयिक अवतल दर्पण, कुछ इस तरह से देखिए, यहाँ पर एक अवतल दर्पण होता है और यही अवतल दर्पण कार्य करता है ऑब्जेक्टिव, इसको हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव मिरर, और ये आपका हो गया इसका मुख्य अक्ष। अब यहाँ पर देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, यह ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ से आने वाली प्रकाश की किरणें इस पर कुछ इस तरह से इंसिडेंट होती हैं। ये देखिए इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे इस तरह से आती हैं, और अब फिर वही कंडीशन देख लीजिए, चूंकि ये ऑब्जेक्ट तो अधिक दूरी पर है AB, और अगर अधिक दूरी पर है, अनंत पर है, तो इसका जो इमेज बनता है ये इस मिरर के फोकस पर बनना चाहिए। तो यहाँ से तो रिफ्लेक्शन होता है, देखिए कुछ इस तरह से, यहाँ से ऐसे इसका रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है, और यहाँ से ये परावर्तन होता है। प्रतिबिंब कहाँ पर बनता वो भी हमको कंफर्म है, ये जो मिरर है मिरर के फोकस पर ही बनता, लेकिन फोकस के पहले ही यहाँ पर ये जो इसका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष से लगभग 45 डिग्री पर एक हम लोग प्लेन मिरर लगा लेते हैं, समतल दर्पण, कुछ इस तरह से एक समतल दर्पण यहाँ पर लगा है, ये देखिए। अब समतल दर्पण से ये लाइट रे पुनः इनका रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है, पुनः परावर्तित होती हैं, और जब परावर्तित होती हैं तो कुछ इस तरह से देखिए, कुछ इस तरह से इनका परावर्तन होता है, और ये दोनों किरणें इस पॉइंट पर काट रही हैं। यहाँ पर एक होता है कन्वेक्स लेंस, यहाँ पर एक कन्वेक्स लेंस होता है, कुछ इस तरह से यहाँ एक कन्वेक्स लेंस होता है, और यहाँ पर नेत्र, यहाँ पर देखिए मानो नेत्र है, यहाँ से हम लोग इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो इसका इमेज कहाँ पर बनता है, कैसे देखते हैं, देखिएगा। ये हो गया, ये जो लिया गया है कन्वेक्स लेंस, इस कन्वेक्स लेंस को बोला जाता है आईपीस, यही है आईपीस। चलिए कैपिटल ई लिख लेते हैं, यही है आईपीस, नेत्रिका लेंस या अभिदृश्यक लेंस इसको हम लोग बोल सकते हैं। ये देखिए इसका भी अपना प्रिंसिपल एक्सिस होगा, मुख्य अक्ष जो है इसका आगे की तरफ ऐसे हम बढ़ा लेते हैं,
ये हो गया आईपीस का मुख्य अक्ष, इस तरह से कुछ। अब देखिए ये यहाँ से रे रिफ्लेक्शन के पश्चात जो है, जब इस आईपीस पर इंसिडेंट होती है तो आईपीस से इनका रिफ्रैक्शन होता है, इनका अपवर्तन होता है, और इनका अपवर्तन होता है कुछ इस तरह से, ऐसे ये बेंड होते हैं और इनको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, यहाँ से पीछे की तरफ बढ़ाते हैं ऐसे, और यहाँ से देखिए इसको हम पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं। पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये दोनों कहीं पर इस तरह से मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, आप कह सकते हो, और यहीं पर यही जो प्रतिबिंब बनता है यही यहाँ से दिखाई दे रहा है। इसको हम लोग मान सकते हैं A डबल डैश B डबल डैश, और ये जो प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर जहाँ दोनों किरणें काट रही हैं, यही देख लीजिए, यही इसके लिए जो है A डैश B डैश आप कह सकते हो, यहाँ पर जो दोनों किरणें कट की हैं। पहला प्रतिबिंब तो यहीं पर बना है मिरर लगाने पर, तो यही प्रतिबिंब इसके लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, और इसका बड़ा प्रतिबिंब जो है A डबल डैश B डबल डैश पर बन रहा है। इसी तरह से देख लीजिए आपका वर्क करता है ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अब देखिए इसका एडवांटेज क्या है कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप लिया गया, इसमें मिरर लिया गया। देखिए एक आपका होता है गोलीय विपथन और एक होता है आपका वर्ड विपथन। तो आप समझ लीजिए पहले गोलीय विपथन क्या होता है, वर्ड विपथन क्या होता है। अगर कोई भी लेंस है, चलिए कोई लेंस इस तरह से हम लोग ले रहे हैं, ये देखिए इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और ये लेंस अगर देखा जाए तो इसको अगर यहाँ से हम कट करते हैं तो आप कह सकते हो छोटे छोटे इस तरह से प्रिज्म से मिलकर बना है ये। अब ये जो व्हाइट लाइट होती है ये 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। अब जब प्रकाश की किरण इस तरह से इस पर पड़ती है, इस लेंस पर देख लीजिए प्रकाश की किरणें इंसिडेंट होती हैं इस तरह से, और ये तो व्हाइट लाइट आप या कह सकते हो श्वेत प्रकाश। लेकिन ये जो कांच का लेंस है, लेंस का आप कह सकते हो कि जो अपवर्तनांक होता है इसका, या कांच का जो अपवर्तनांक होता है, ये अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है। अब जब ये अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग है तो यहाँ से जो रेड होगा, एक चलिए हम विबग्योर तो आप लोगों को बता दिया गया है, जो ज़्यादा बैंड होता है वो आपका वायलेट होता है और जो कम बैंड होता है वो आपका रेड होता है। तो जो वायलेट है, वायलेट तो यहाँ से ऐसे ज़्यादा बैंड हो जाएगी, वायलेट रे जो होगी, और जो रेड होगी वो कुछ कम बैंड होगी, कुछ इस तरह से कम बैंड होगी। अब जो वायलेट का इमेज बना, वायलेट का देख लीजिए यहाँ पर बना पहले, और रेड का यहाँ पर बना। अब इसके बीच में बाकी 7 कलर हैं, तो आप कह सकते हो स्पष्ट प्रतिबिंब यहाँ पर नहीं बनेगा, कलरफुल आपका इस तरह से देख लीजिए हो रहा है। इस वजह से इस दोष को कहा जाता है वर्ण विपथन, वर्ण विपथन कहा जाता है इसको। एक आपका होता है गोलीय विपथन। गोलीय विपथन में क्या होता है कि ये जो आपका लेंस होता है ये गोलाकार, गोले से काटकर बनाया जाता है, और ये गोलीय होने के कारण जो है, गोलीय होने के कारण जो लाइट रे इस पर पड़ती हैं वो अलग अलग जगहों पर कट जाती हैं। कुछ किरणें जो गोलाकार होने के नाते, जैसे यहाँ वाली जो किरण है वो किसी पॉइंट पर मिली, लेकिन जो किरण इसके और ऊपर है हो सकता है वो यहाँ पर ना मिले, वो कहीं और जाके मिल जाए। इसके ऊपर जो और किरणें हैं ये कहीं और जाके मिले। हाँ, ऐसा है कि अगर ये मुख्य अक्ष है तो एक किरण इसके समांतर ऊपर लेते हैं और जितनी दूरी पर ये है उतनी दूरी पर हम एक किरण नीचे लें, तब दोनों का रिफ्लेक्शन देखें तो एक पॉइंट पर ये मिलेगा। लेकिन अगर अलग अलग के लिए देखें तो अलग अलग बिंदुओं पर ये मिलने की संभावना होती है। तो इस दोष को, ये जो वाला जो दोष होता है, इसको बोला जाता है गोलीय विपथन, इसको बोला जाता है गोलीय विपथन, और इस दोष को बोला जाता है वर्ण विपथन, वर्ण विपथन इसको बोला जाता है। तो ये दोष कि इसमें
पॉसिबिलिटी रहती है, संभावना रहती है, इसके पहले जो पढ़े हैं, जबकि इसमें संभावना कम रहती है। इस वजह से आप कह सकते हो कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो होता है वो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप अपवर्ती दूरदर्शी की अपेक्षा ये प्रतिबिंब ज़्यादा चमकीला बनाता है। अब एडवांटेज में ये सब आप लिख सकते हो कि परावर्ती दूरदर्शी अपवर्ती दूरदर्शी की अपेक्षा चमकीला प्रतिबिंब बनाता है। परावर्ती दूरदर्शी में गोलीय विपथन का दोष नहीं होता है, परावर्ती दूरदर्शी में वर्ण विपथन का दोष नहीं होता है। ये सब हम लोग इसमें लिख सकते हैं। और आवर्धन क्षमता के लिए जो फार्मूला है, जो इसके पहले फार्मूला था वही फार्मूला है, डेरिवेशन नहीं हमको करना है, केवल फार्मूला है। तो जो पहले फार्मूला पढ़े तो वही आपको पढ़ना है। आगे देखिए, इसमें थोड़ा सा एक टॉपिक बच रहा है। टॉपिक आपका इसमें एक और बच रहा है, रिजॉल्विंग लिमिट एंड रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग लिमिट देखिएगा, इसको कहते हैं विभेदन सीमा। इसको कहा जाता है विभेदन सीमा। भाई यहाँ पर लिख लेना। अब यहाँ पर देखिए, जैसे अगर आपसे हम कहें कि दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास कुछ इस तरह से, अब आप इसको देख सकते हो कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं, अलग अलग हैं, तो बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों अलग अलग हैं। और इसको हम और पास करते हैं, और पास कर दें ऐसे, अब हम कहें तो हो सकता अब भी दिख रहा हो कि ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम घटाते जाते हैं। और डिस्टेंस को घटाते जाते हैं, एक स्थिति ऐसी आती है कि ये अब हमको अलग नहीं दिखाई देगा। आप कह सकते हो, जैसे हम कुछ सूक्ष्म वस्तुओं की बात करें, आप कह सकते हो कि एग्जाम्पल लेते हैं कि मटर का, अगर इस तरह से एक लाइन से मटर के जो दाने होते हैं ऐसे लगा दिए जाएं, ऐसे, और थोड़ी दूरी पर रख दी जाए, और आपसे कहा जाए आप थोड़ा दूर खड़े हो जाइए और इसको गिन डालिए कितना है, तो हो सकता है जब आप इसको काउंट करोगे तो काउंट करते करते बीच में जाओगे, कहीं भूल जाओगे पूरा कहाँ पहुँचे थे हम। तो भूलने का मतलब क्या हुआ कि इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम नहीं मेजर कर पा रहे हैं, माप पा रहे हैं, उतने डिस्टेंस को हम अंतर नहीं स्पष्ट कर पाते। वही देख लीजिए आपका, जैसे रिजॉल्विंग लिमिट का मतलब है कि दो ऑब्जेक्ट हैं इस तरह से, इसको पास लाएं तब भी हम इसके बीच अंतर स्पष्ट कर लेते हैं, और पास लाएं तब भी कर सकते हैं, और पास लाएं तब भी कर सकते हैं, लेकिन अब अगर थोड़ा सा भी और पास ले आएं तो नहीं कर पाएंगे। तो इसके पहले जितने पर अंतर स्पष्ट कर ले रहे थे उतने पर इनके बीच की ये जो दूरी है, इसी दूरी को कहा जाता है विभेदन सीमा। और इसके बाद हम बात करते हैं विभेदन क्षमता की। तो ये जो विभेदन क्षमता है, विभेदन क्षमता, ये नेत्र द्वारा, चाहे कोई नेत्र हो, आप कह सकते हो मानो नेत्र हो, या किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, आप नेत्र क्या डायरेक्ट कह दीजिए, किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट द्वारा, किसी भी प्रकाशिक यंत्र द्वारा वस्तुओं को अलग करने की जो क्षमता होती है, देखिए यहां पर लिखा गया है विभेद। विभेद मतलब क्या? अंतर, अलग, अलगाव। जो विभेद करने की क्षमता या अलग करने की क्षमता होती है उसी को हम लोग कहते हैं विभेदन क्षमता। और देखिए जो सूक्ष्मदर्शी, इस पे एक फार्मूला है, आप उसको देखिए, उस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाए सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा कितनी है और विभेदन क्षमता कितनी है, तो देखिए जो सूक्ष्मदर्शी होता है, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा के लिए फार्मूला आपका होता है विभेदन सीमा बराबर 1.22 लैम्डा अपान 2n साइन अल्फा। ये आपका होता है सूक्ष्मदर्शी। यहां आगे लिख लेते हैं, ये किसके लिए है?
सूक्ष्मदर्शी के लिए है ये सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा के लिए फार्मूला है। अब इसमें देख लीजिए लैम्डा क्या है, लैम्डा वेवलेंथ है लाइट की, और यन क्या है, जिस इंस्ट्रूमेंट से देख रहे हैं, ये जो सूक्ष्मदर्शी लिए हैं, इसका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, उस लेंस का ये यन जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अपवर्तनांक होता है। और क्या बच रहा है, एल्फा बच रहा है। एल्फा जो होता है, जैसे देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक लेंस इस तरह से ले लेते हैं, एक लेंस इस तरह से ले लेते हैं, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं इस तरह से, कुछ दो ऑब्जेक्ट चलिए ले लेते हैं, दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, और यहाँ से प्रकाश की किरणें ऐसे चलती हैं, इसके फोकस से होकर गुजारते हैं हम लोग, इसके द्वारक पर इस तरह से यहाँ मिला रहे हैं, और यहाँ पर अब देखिए यहाँ एक कोण बन रहा है। ये आपका दो ऑब्जेक्ट था, O और O', चलिए दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये लिए गए हैं, और ये इसके फोकस से होके ये ऐसे किरणें यहाँ से गुजर रही हैं इस तरह से, और पूरे लेंस द्वारा ये जो कोण इस पर बन रहा है, इसके फोकस पर किसके द्वारा बन रहा है, पूरे लेंस के द्वारा ये कोण। अगर यही कोण हम इस कोण को लिख रहे हैं 2α, ये आपका होता है 2α, आप चाहे कहो, या इसी को नाम आप अगर देना चाहो तो इसको कहा जाता है शंकु कोण, इसको कहा जाता है शंकु कोण, शंकु कोण, कोनिकल एंगल। लेकिन जो अल्फा होता है ये कोनिकल एंगल नहीं होता, ये देख लीजिए आधा, इसका आधा, हाफ अगर यही किया जाए तो हाफ होता अल्फा, ये अल्फा, ये मिलकर हुआ 2α। तो यहाँ पर जो अल्फा है ये हाफ कोनिकल एंगल है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फार्मूला लिखने के बाद यहाँ पर वेयर लैम्डा इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, और n इक्वल टू आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स, और अल्फा को अगर आप शो करना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो हाफ कोनिकल एंगल। ये देख लीजिए आपका होता है। और ये जो विभेदन क्षमता की अभी बात किए थे, विभेदन क्षमता के लिए क्या फार्मूला होगा, विभेदन क्षमता जो है ये विभेदन सीमा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, विभेदन सीमा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं विभेदन क्षमता व्युत्क्रमानुपाती 1 विभेदन सीमा। इसका क्या मतलब है कि ये इसके व्युत्क्रमानुपाती। आप देखिए अंतर ऐसे ही स्पष्ट कीजिए, जैसे अभी हम कहते हैं दो ऑब्जेक्ट हैं, इसके बीच की न्यूनतम जो दूरी जो हमको दिखाई दे वही आपका होता था विभेदन सीमा। लेकिन कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो, पता चला कि हमारा जो नेत्र है, हमारा नेत्र जो है, हम दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, अगर इससे कम दूरी कर देते हैं तो हमको वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इतने पर दिख रहा है, और बड़ा करेंगे तब तो दिखेगा ही, और दूर ले जाएंगे। अगर इससे हम दूरी और घटा देते हैं तो ये हमको दिखाई नहीं देते हैं। अब ये तो हमारा हुआ हमारे नेत्र की विभेदन सीमा, लेकिन इसको और कम कर दें और कोई, अब हम अपने नेत्र से ना केवल देखें, हम कोई और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का सहारा लें, प्रकाशीय केंद्र का सहारा लें, सूक्ष्मदर्शी का सहारा लें। तो जब सहारा लेते हैं सूक्ष्मदर्शी का, तो इसको और नज़दीक करने के बाद भी सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम इसको अलग अलग देख सकते हैं। तो अब बताइए, जो देखने की क्षमता हुई वो जो मानव नेत्र था उसकी ज़्यादा है सूक्ष्मदर्शी की? जाहिर सी बात है सूक्ष्मदर्शी की। तो जबकि दूरी इसमें ज़्यादा थी पहले वाले में और इसमें कम है, लेकिन क्षमता की बात कीजिए, क्षमता इसमें ज़्यादा है और क्षमता इसमें कम थी, तो हम लोग कह सकते हैं कि विभेदन क्षमता जो है विभेदन सीमा के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ से देख लीजिए बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। फिर देखिए आगे हम बात करते हैं, ये तो हुआ हमारा सूक्ष्मदर्शी का। अगर दूरदर्शी के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, फार्मूले पे सीधा सीधा क्वेश्चन होता है, तो देख लीजिए दूरदर्शी की विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता के लिए एक सूत्र, जो दूरदर्शी की विभेदन सीमा होती है 1.22 d/λ,
ये आपका है विभेदन सीमा के लिए, और अगर विभेदन क्षमता की बात करते हैं तो उलट जाएगा ये। विभेदन क्षमता के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं इसको लैम्डा बाई 1.22 डी, ये लिख सकते हैं। देखिए अगर आप इसके पहले जो पढ़े थे, इसके पहले सूक्ष्मदर्शी में विभेदन सीमा के लिए कितना पढ़े थे, वो विभेदन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा मिला था लैम्डा 1.22 लैम्डा अपान 2n साइन अल्फा, ये मिला था। लेकिन अगर यहीं पर आपसे पूछा जाएगा विभेदन क्षमता कितनी होगी सूक्ष्मदर्शी की, तो विभेदन क्षमता वही लिखेंगे 2n साइन अल्फा अपान 1.22 लैम्डा, तब ये लिखेंगे। इतना ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए विभेदन सीमा ये किसके लिए है, ये दूरदर्शी के लिए है। ये किसके लिए है, ये सूक्ष्मदर्शी के लिए है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ये जो आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट था, ये हमारे ख्याल से चैप्टर समाप्त हुआ। आगे देख लीजिए अगला चैप्टर जो आपका होगा रे ऑप्टिक्स, आप कह सकते हो कि पूरा समाप्त हो गया है। अगला जो हमारा होगा अब वेव ऑप्टिक्स होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद भी जो चैप्टर्स हैं ये सब तो आप कह सकते हो हाई स्कूल में अभी तक दिए जाते थे, लेकिन इसके बाद जो वाला जो चैप्टर है वो अब इंटर लेवल पे होता है। सब वो बेसिक नहीं पढ़े हो, ये सब कहीं ना कहीं 6, 7, 8, 9, 10 में मिला है आपको। तो इसको पढ़ते रहिएगा और थोड़ा सा जो है मेहनत करिए। कहीं समस्या होगी तो उसको बताइएगा। थैंक यू सो मच।